Hello everyone, this is video number 3 of chapter 3 economics, class 9th. Chapter name is poverty as challenge. इस चैप्टर पे हमने 2 वीडियोस कवर की है, वीडियो 1 एंड वीडियो 2. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ आप देख सकते हैं. और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पावर्टी लाइन जो था टॉपिक था उसको कवर किया था. आज हम पढ़ेंगे पावर्टी एस्टिमेट्स. पावर्टी को किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कितने लोग जो है अभी भी हमारी कंट्री के अंदर पावर्टी लाइन यानी बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं. एक तरह से हम अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं. इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे. It is clear from table 3.1 that there is substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993 between 94 to 37.2% in 2004 to between 2005. तो टेबल 1 जो ये गिवन है, हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. तो टेबल 3.1 यहाँ पे एस्टिमेट्स दिए हुए हैं पावर्टी इन इंडिया के. ये कुछ ईयर्स गिवन है 93 से 94 के बीच में, 2004 से 5 के बीच में एंड 2011 से 12 के बीच में. ये रूरल एरिया का है, ये अर्बन एरिया का है और ये दोनों टोटल है. रेशो में यहाँ पे पावर्टी जो है रेशो में गिवन है. तो अगर हम 93 से 94 का जो एस्टिमेट निकला है, पावर्टी रेशो निकला है, वो कितना है 50% के आसपास है. और अर्बन एरिया में कितना है 31%. तो ये वो लोग हैं जिनको मंथ वाइज जो है 816 रुपये नहीं मिल पाते हैं. अगर हम रूरल एरिया की बात करें, हमने पावर्टी लाइन में पढ़ा था कि जो लोगों को 816 रुपीज़ पर मंथ मिल जाते हैं एक पर्सन का, तो वो पावर्टी लाइन से अबव है. लेकिन अगर उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता है पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो वो कौन लोग होते हैं, वो पावर्टी लाइन से बिलो आते हैं. तो इतना जो परसेंट है रूरल एरिया में, ये एक साल का आपको यहाँ पे जो डाटा है वो गिवन है. तो इन लोगों को इतना अमाउंट भी 816 रुपीज़ भी अमाउंट भी नहीं मिल पाता है पर मंथ. उसी तरह से अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, यानी कि शहरों की जो बात करें, 1000 रुपीज़ था. 1000 रुपीज़ अगर एक पर पर्सन कमा रहा है पर मंथ, तो वो क्या है, पावर्टी लाइन से अबव है. अगर इससे नीचे कमा रहा है, 1000 रुपीज़ से बिलो कमा रहा है, तो पावर्टी लाइन से बिलो आता है. तो इतना जो परसेंट है जो रेशो में गिवन है, इतने लोग जो है 93 से 94 के बीच में पावर्टी लाइन से बिलो थे. तो ये इसी तरह से 2004 से 5 के बीच में यहाँ पे डाटा गिवन है, 11 से 12 के बीच में डाटा गिवन है. यहाँ तो हमने रेशो में पढ़ा. अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे मिलियंस में गिवन है डाटा. तो जैसे यहाँ रेशो में गिवन था, उसी तरह यहाँ पे एक नंबर्स में प्रॉपर गिवन है, मिलियंस में गिवन है कि किस तरह से 2004-5 के बीच की बात करें, 2011 से लेकर 12 की बात करें, तो इस तरह से ये दोनों डाटा गिवन है. यहाँ पे यही लिखा है कि अगर हम रेशो की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है पावर्टी के अंदर. हमारे देश में जो गरीबी जो लोग थे, जो गरीबी थी, वो काफ़ी हद तक कम हुई है. 93 से 94 की बात करें 45 था और काफ़ी कम होकर 2004-5 के बीच में 33 या फिर 37% ही रह गया है. The proportion of people below poverty line further came down to about 21.9% in 2011 and 12. और वो वापस से और घट गया है. यानी कि अच्छी बात है कि पावर्टी जो है देश में हमारी कम हो रही है. और वो कितना हो चुका है 2011 और 12 के बीच की अगर हम बात करें डाटा की, तो 21.9% रह गया. इट इज़ इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज, people below poverty line may come down to less than 20% in next few years. तो अगर हम ये चीज़ कंटिन्यू रही, जो लोग हैं पावर्टी लाइन के बिलो ना हो के पावर्टी लाइन के अबव है, तो ये चीज़ अगर कंटिन्यूशन में रही, तो कुछ सालों में ये जो रेशियो 21.9% है
वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा कुछ अगले सालों में। और हो सकता है आने वाले सालों में 2021 से 22 की बात करें तो और कम हो जाए। तो ये चीज़ अच्छी है लोगों के लिए। द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन इन अर्लियर 2 decades 1973 to 1993. The number of poor declined from 407.1 million in 2004 to 5 and to 269.3 million in 2011 to 12. तो इतने लोग थे मिलियंस की अगर हम बात करें जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे थे 2004 से 5 के बीच में, और वो अब कितना रह चुके हैं, सिर्फ 269.3 मिलियन लोग ही है जो कि अब गरीबी रेखा के नीचे है, with an average annual decline of 2.2 percent point during 2005, 4 and 5 to 2011 and 12. इसका मतलब है कि अगर हम हर साल के एवरेज पॉइंट देखें, यानी कि एक तरह से आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि हर साल ये जो परसेंटेज है 2.2% जो है एक तरह से कम हो रहा है, यानी कि इतने लोग जो है हर साल पॉवर्टी लाइन के अबव आ रहे हैं। वो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, वो ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, उनके पास अच्छी जॉब आ रही है, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो जो पॉवर्टी एस्टीमेट अगर हम यहाँ पे समरी समझे इस चीज़ की, वो ये समझ सकते हैं कि जो लोग हैं हर साल पॉवर्टी से उभर रहे हैं और पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं हैं। तो अगर इसी तरह से ये चीज़ कंटिन्यू रही तो कुछ सालों में जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, लोग जो है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वनरेबल ग्रुप्स। इसका मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ही इजीली टारगेट हो पाते हैं, उन लोगों के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। जो हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं या जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe household. तो सबसे ज़्यादा एक तरह से जिनको अफेक्ट होता है वो कौन सी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब्स है। ये जो यहाँ पे हम सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो सोशल ग्रुप्स के अंदर कौन आ गया, शेड्यूल कास्ट आ गई और शेड्यूल ट्राइब्स आ गए। ये जो लोग होते हैं एक तरह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं पॉवर्टी की वजह से। पॉवर्टी की वजह से ये जो दो कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो दो ग्रुप्स होते हैं सोशल ग्रुप्स, सबसे ज़्यादा अफेक्ट किन्हें पड़ता है, इन्हीं दो ग्रुप्स को। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कैटेगरी की। सिमिलरली among the economic groups the most vulnerable group are the rural agricultural labor household and the urban casual labor household. तो सबसे ज़्यादा जिसको फ़र्क पड़ता है या जिसको अफेक्ट होता है पॉवर्टी की वजह से वो कौन होते हैं, जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर होता है, यानी कि गांव के अंदर जो एक किसान है और वैसा किसान जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती, जो दूसरों की लैंड के ऊपर फार्मिंग करता है, तो डेली बेसिस पे उसको वेजेस मिलते हैं। तो वो जो पर्सन हुआ वो किस कैटेगरी में आया, एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आया, यानी कि वो खेती करता है, तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से नुकसान होता है उसको। और दूसरा हो गया अर्बन कैटेगरी के अंदर, यानी कि शहर के अंदर जो कैजुअल लेबर होता है वो भी डेली बेसिस पे काम करता है। एक कोई सामान ठीक करना है, उसको कभी पैसा मिला कभी नहीं मिला, कभी उसके पास काम आया कभी नहीं आया। तो कैजुअल लेबर जो होते हैं उनको भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे पेंटिंग्स वाले होते हैं, सीजनल काम होता है उनका, दिवाली पे काम हुआ, पेंटिंग्स तभी ज़्यादातर लोग सब का घरों में कराते हैं, तो वो सीज़न वाइज हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कैजुअल लेबर का। The following graph 3.1 shows the percentage of poor people in all the groups. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 48
आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। अगर हम 100% की यहाँ पे बात करें, ये जो टेबल गिवन है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, यहाँ उसमें से 48 जो पर्सन होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। 100 लोग अगर है उसमें से 48 जो लोग होंगे वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करेंगे रूरल एरियाज़ में, आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो वो लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उनको डेली बेसिस पे जो बेसिक नीड्स होती है, यानी कि 2 टाइम्स जो मील होती है, खाना होता है, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता। प्रॉपर वाटर जो है, पीने का पानी जो होता है, साफ़ पानी, वो नहीं मिल पाता। सिमिलरली 47% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज़ आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी तरह से 47 यानी कि 100 लोगों में से 47 लोग ऐसे होते हैं, अर्बन एरियाज़ की यहाँ पे बात हो रही है, और कैजुअल वर्कर्स की बात हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक पेंटिंग करने के लिए एक पर्सन है जो कैजुअल वर्कर की कैटेगरी में आता है, कि दिवाली पे ही सफ़ेदी होती है या पेंटिंग्स होती है, तो वो उस पर्सन को सिर्फ उसी टाइम पे काम मिलेगा। वो लोग भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। कि इन लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर पाए। About 50% of landless agricultural workers and 43% of scheduled caste are also poor। 50% की अगर हम बात करें, लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, तो ज़्यादातर उन्हें काम करने के लिए किसी और की ज़मीन को हायर करना पड़ता है। लेकिन रेंट इतना ज़्यादा होता है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, वो रेंट इतना ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड 43% की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर household in the socially disadvantaged social groups of। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको पैराग्राफ में समझाई, वही चीज़ें यहाँ पे ग्राफ में गिवन है। यहाँ पे जो एस्टिमेट किया हुआ है 50% जैसे लिखा है, या 43% लिखा है, तो एक तरह से ये एस्टिमेट लिया है, लगभग अमाउंट लिया है, क्योंकि यहाँ आपको जो नंबर्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन जो मैंने चीज़ समझाई है आपको, वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है इस ग्राफ में। आगे देखते हैं। शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जो ये पॉवर्टी लाइन की या पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ये सबसे ज़्यादा आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में ही देखने को मिलेगी, और एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें दूर करना है। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribes household, all other 3 groups, that is scheduled caste, rural agricultural laborers and the urban casual laborers or household, have seen a decline in poverty in 1990s। अगर हम रीसेंट स्टडी को देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है उस कैटेगरी को छोड़ के, उस सोशल ग्रुप को छोड़ के, जो बाकी कास्ट है, जैसे एससी हो गए यानी कि शेड्यूल कास्ट हो गए, या फिर जो एग्रीकल्चरल लेबर्स है, कैजुअल लेबर्स है, इनकी जो पावर्टी है, यानी कि इनकी पावर्टी में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन का मतलब है इनकी जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है 1990s के बाद। बट जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो वैसी की वैसी है, उसमें ज़्यादा सुधार नहीं आया, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। Apart from these social groups, there is also inequality of income within a family। तो सोशल ग्रुप्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा अगर हम इनकम्स की बात करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इनइक्वालिटी होती है फैमिली के अंदर ही। अगर हम ये चीज़ देखें, जॉब्स की अगर हम बात करें, जॉब्स पे तो इनइक्वालिटी होती है। एक मेल और एक फ़ीमेल के बीच में जो पोजीशन होती है, सेम पोजीशन पे है दोनों, लेकिन कई बार हमने देखा है कि दोनों को जो सैलरी मिलती है, मेल को ज़्यादा मिलती है और फीमेल को कम मिलती है। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है, ये सभी जगह देखी जाती है।
इन पुअर फैमिलीज़ ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। पुअर फैमिलीज़ की अगर हम बात करें, ज़्यादातर सभी सफ़र करते हैं, बट कुछ लोग जो है ज़्यादा सफ़र करते हैं और कुछ कम सफ़र करते हैं, यानी कि कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कुछ को कम होती है। वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमैटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। ये हमने कई बार देखा है कि घर में अगर एक बेटा है और एक बेटी है, एक गर्ल चाइल्ड है और एक बॉय चाइल्ड है, तो दोनों में से कई बार प्रेफरेंस जो एजुकेशन की होती है वो एक बॉय को मिलती है, क्योंकि वो घर में एक लड़का है और लड़की को हो सकता है स्कूल जाने की परमिशन ना हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक इनइक्वालिटी है यहाँ पे। देन देयरफॉर वुमेन चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड द ओल्ड पीपल आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सी, तो इसी तरह से अगर हम देखें तो जो वुमेन्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें फैमिली से भी शुरू हो सकती है। फैमिलीज़ में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगर वो जॉब करती हैं, कुछ वुमेन्स अगर जॉब करती है तो वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू इनकम। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पे एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है, तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है रिलेटेड टू पॉवर्टी। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 50 लोग हैं या 60 लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, तो दूसरे स्टेट में भी उतने ही लोग आपको पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि यहाँ अगर 60 लोग हैं तो यहाँ एक भी लोग नहीं है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ की कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है दो स्टेट्स के बीच में। Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not same in every state. वही मैंने आपको बताया कि जो पुअर पीपल का जो प्रपोर्शन है, वो जो रेशो है, वो हर स्टेट में इक्वल नहीं होता। यहाँ आप ग्राफ में भी गिवन है, आप देख सकते हो बिहार, उड़ीसा, आसाम, डिफरेंट स्टेट्स के नाम गिवन है, और हर स्टेट में ये जो रेशो है क्या है, डिफरेंट है। यहाँ 33% है या 32 है, देन अगेन फिर 31, 29। तो इस तरह से हर स्टेट का जो रेशो है, पॉवर्टी रेशो जो है वो अलग है हर स्टेट का इंडिया के अंदर। और सबसे कम कहाँ पे है, 7.1 केरला में। तो इसीलिए बोलते हैं लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया के अंदर, इंडिया में केरला के अंदर है। यानी कि सबसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे इंडिया में, वो केरला में है। Although the state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. तो अगर हम इंडिया की पॉवर्टी की बात करें स्टेट वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है सारे ही स्टेट्स के अंदर। लेकिन जो रेट है, यानी कि अगर एक स्टेट है यहाँ पे और यहाँ एक और स्टेट है, तो दोनों में जो रेट ऑफ डिक्लाइन है, यहाँ पे सपोज़ 1% है तो यहाँ पे 2% है, यानी कि ज़्यादा डिक्लाइन है इस स्टेट के अंदर। तो रेशो जो है वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो डिक्लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा हर स्टेट में हर साल देखने को मिलता है। Recent estimate show while the all India HCR was 21.9% in 2011 to 12, state like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha and all above India poverty level. So ये वही डाटा गिवन है कि मध्य प्रदेश में कितना परसेंट जो रेशो है पावर्टी का वो कितना है, और बिहार, उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशो ऑफ 33 एंड 37% रिस्पेक्टिवली। तो बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें, वो अभी भी पूरे हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशो है 33 एंड 37%। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश।
रूरल पावर्टी के साथ में अगर हम अर्बन पावर्टी की बात करें, यानी कि गांव के अंदर तो लोग पुअर है ही, उसके साथ ही अर्बन पावर्टी शहर में भी बहुत ज़्यादा हाई रेशो है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जो अभी भी बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। अर्बन एरिया की बात करें तो 1000 रुपीज़ जो था वो पर पर्सन अकॉर्डिंग था कि हर पर्सन अगर 1000 रुपीज़ कमा रहा है तो क्या है, पावर्टी लाइन के अबव है। लेकिन अगर उससे कम कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो बिलो पावर्टी लाइन है। तो इसी तरह से यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं, बिलो पावर्टी लाइन आते हैं कि वो 1000 रुपीज़ पर मंथ भी अर्न नहीं कर पाते। और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इसके ऊपर हमारी कंट्री की इस प्रॉब्लम पे, जो हमारी कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे इस चीज़ को देखना चाहिए और बहुत ही मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इस चीज़ को रिड्यूस कर पाएँ। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये सारी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखी है पावर्टी के अंदर। केरला, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पावर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी है जहाँ पे पावर्टी तो डिक्लाइन हुआ ही है, लेकिन पावर्टी डिक्लाइन होने के साथ में उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी इंक्रीज़ किया है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा हो गए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम देखें तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ आई है। एंड केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। केरला ने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि एक ह्यूमन के ऊपर, एक इंसान है जब वो पैदा होता है उसकी अच्छे से उसकी देखभाल हो, बड़ा होए तो स्कूल भेजो उस बच्चे को, उसकी एजुकेशन पूरी हो, तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक पर्सन के ऊपर किस तरह से खर्चा किया जाए ताकि वो बड़े होने के बाद एक अच्छी जॉब उसको मिले, एक अच्छा लाइफ वो अपना स्पेंड कर पाए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब एक ह्यूमन को हम डेवलप करते हैं, अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी स्कूलिंग उसको देते हैं, कॉलेज अच्छा देते हैं, देन ताकि उसको अच्छी जॉब मिल पाए, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पावर्टी। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो ज़मीन है उसको चेंज करना, उसको किस तरह से बेटर बनाया जाए ताकि उस लैंड से हम बेटर जो आउटकम है वो हमें अच्छा मिल पाए। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी जो पावर्टी है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई है वेस्ट बंगाल में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो जिस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है पावर्टी के अंदर। आई मीन पावर्टी लाइन के बिलो जो लोग थे वो अब पावर्टी लाइन के अबव हैं। So this topic global poverty scenario, this we will continue in our next video. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।